और कुछ नहीं। देश देख रहा है सब कुछ कि अगर आज के बड़े नेताओं को कोई गाली दे तो सदन से निलंबित कर दिए जाते हैं, लेकिन महापुरुषों को गाली देने के बाद उनके खिलाफ कुछ नहीं, इसको जातीय रंग दिया जाता है। और इसलिए मैं कहूँगा कि वक्त का तकाजा है एक सख्त कानून बने, संविधान किसी को भी किसी जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब, इतिहास पुरुष को गाली देने की छूट नहीं देता। जब हम संविधान का शपथ लेते हैं वैसे ही हम बंध जाते हैं कि हम अपने मन से, वचन से, कर्म से, आचरण से किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, चाहे वो किसी संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी धर्म में विश्वास करने वाला हो, किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो। लेकिन ये फैशन चला है कि गाली दो, समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दो, आहत करो, नफरत की खेती बाड़ी करो। इसके पहले भी मैं पैरोल पर आया था, बेटी की सगाई थी। मुझे याद है कि संसद में एक बलिदानी कौम को कठुआ कह करके गाली दी गई। तब किसी ने विरोध किया हो कि नहीं? आनंद मोहन पैरोल की शर्तों को ताक पर रख करके कि भाई अगर आप पॉलिटिकल बातों पर बयान देंगे या उसमें आप उलझते हैं तो आपका शर्त होती है कि पैरोल टूट सकता है, एक्शन हो सकता है। लेकिन हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। हमारे परिवार के 6 लोगों ने, आधे दर्जन लोगों ने असीम कुर्बानियाँ दी थी देश की स्वतंत्रता के लिए, मुल्क की आज़ादी और मुल्क में लोकतंत्र, जमहूरियत की बहाली के लिए। तो ऐसे में मेरा मन तिलमिलाया और हमने कहा था जो सांसद एक संप्रदाय विशेष को गाली दिया था कठुआ कह करके, हमने कहा था कि आपने एक बलिदानी कौम की गाली को सुना है सदन में और इस पर एक्शन होना चाहिए, निश्चित तौर पर निलंबित किया जाना चाहिए, ऐसे लोग बर्खास्त किए जाने चाहिए। तब हमने कहा था। उसके बाद ठाकुर का कुआं आया, फिर एक शख्स जिसने संविधान का शपथ लिया और शपथ लेकर के फिर एक जाति विशेष को टारगेट करके बिना संदर्भ के, बगैर किसी संदर्भ क्या था? स्त्री विमर्श, महिला आरक्षण, लेकिन गाली देकर जाति विशेष को चले गए। तब भी मैंने कहा था, बड़ी चिल्पो मचा था देश भर में कि आनंद मोहन ने कहा कि राख से जीभ खींच करके और आसन पर उछाल देंगे। साथियों, अगर वाल्मीकि की कविता प्रतीकात्मक थी तो आनंद मोहन का ये शब्द भी मुहावरा है, राख से जीभ खींच करके उछाल देना, ये भी मुहावरा है। मैं साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरी लिखी कहानी पाठ्यक्रम में शामिल है, मेरी लिखी किताबें संसद के ग्रंथागार की शोभा बढ़ा रही है, मेरी लिखी पुस्तकें इस हिंदी जगत के मानक प्रकाशन राजकमल से प्रकाशित होते हैं। इसलिए मैं साहित्य को जीता हूँ, मैं साहित्य का देता हूँ, मैं साहित्य को जानता हूँ। कोई प्रतीकात्मक कविता का करके अपनी बेईमानी पर पर्दा नहीं डाल सकता है और कोई आनंद मोहन के इस मुहावरे को कि राख से जीभ खींच करके आसन पर उछाल देंगे, इसको कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता है। ये अस्मिता का सवाल है, ये संविधान का सवाल है। फिर आया किसी ने राणा सांगा के इतिहास को जाने बगैर गालियां दे के चले गए कि राणा सांगा को गद्दार था। जिस बाबरनामे का उल्लेख किया जाता है, बाबरनामा बाबर ने स्वयं लिखा है। जो स्वयं लिखेगा अपना गुणगान कुछ ज़्यादा कर लेगा, अपनी महिमा कुछ बढ़ा चढ़ा के बखान कर लेगा। उन्होंने क्या कहा? मैं बाबरनामे पर, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैं दावे से कहूँगा कि इतिहास को खंगाले, बाबरनामा को लोग फिर से सामने लाए, पढ़े। बाबर ने ये नहीं लिखा कि राणा सांगा के आमंत्रण पर मैं हिंदुस्तान आया। बाबर ने लिखा
कि जब मैं इब्राहिम लोदी से लड़ रहा था, राणा सांगा ने हमारा साथ नहीं दिया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये ज्ञात युद्ध नीति है। और राणा सांगा को इसलिए अपेक्षा थी कि इब्राहिम लोदी से दो टक्कर राणा सांगा का हुआ, जिसमें पूरी तरह इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने पराजित किया। और जब बाबर आए इब्राहिम लोदी से लड़ने, तो हो सकता है उनके मन में ये अपेक्षा हो कि राणा सांगा हमारी मदद करे। लेकिन मैं आपको बताऊं, आंख में आंख डाल करके उन मूर्खों से मैं कहना चाहूँगा जो बड़ी बात सदन में करते हैं कि इब्राहिम राणा ये बाबर को राणा सांगा ने नहीं, उनके चाचा के रिश्ते के, इब्राहिम लोदी के चाचा के रिश्ते के आलम खान लोदी और दौलत खान साहब ने बुलाया। ऐतिहासिक सत्य है। जो दो बार इब्राहिम लोदी को हराया, उनके बेटे को गिरफ्तार करके मेवाड़ ले गया और उदारता दिखाते हुए हरजाना लेकर के लौटा दिया। उनको हराने के लिए लोदी जी, ये इब्राहिम लोदी को हराने के लिए प्रदर्शन करें। क्या ये पूर्णिया सांसद की ओर इशारा कर रहा है? ये नहीं है। मैं एक बात बताऊं, आप सब के लिए, हम अपने समर्थकों के लिए भी, कि अगर कोई व्यक्ति फ्लो में आकर कुछ बोल जाता है और दूसरे दिन प्रायश्चित करता है, तो लोगों को भी चाहिए कि इसको ध्यान गौर करें। फिर ट्रोल करना, अपमान करना, मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। मेरे जैसा व्यक्ति इसको मानता है कि ये अच्छी बात नहीं। लोकसभा मैं आपको एक बात का खत्म करना है। मैं आपको बताऊं, मैंने बजाबते प्रेस ये सोशल मीडिया पर डाला कि आदमी अगर गलती करे, एहसास हो, माफ़ी मांगे, प्रायश्चित करे, तो ऐसे लोगों को ट्रोल नहीं करो, मजाक मत बनाओ, अपमानित मत करो। ये कहीं से भी नहीं है। ये आप कहीं से भी, मैं चैलेंज करता हूँ, आप खबरें आप चला सकते हैं। आप भी, हम बोलेंगे कुछ, आप कुछ भी चला सकते हैं। यही तो फ्रीडम है। 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ, हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी, मुल्क आज़ाद हुआ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको मिली। इस स्वतंत्रता का उपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। मैं अभी बोल रहा हूँ कुछ, आप चला सकते हैं कुछ, आपकी आज़ादी। लेकिन आप जब भी ऐसा चलाएंगे, आप प्रेस पर प्रश्न है। आप दिखाइए कहीं हमारे शब्दों में कि फरिया लेंगे फुलिया, आप दिखा दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं, आप सर बोले थे क्या कि फरिया नहीं लेंगे। एक मिनट, हाँ, फरिया नहीं लेंगे, ऐसा बात आप नहीं बोले थे। आपने अरे भैया बाप, हेडलाइन चलाए, आप सर चला सकते हैं कुछ भी हेडलाइन। आप सर बोले थे हाँ। कि चलिए कोई बात नहीं है, आपने ऐसा किया, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं पूर्णिया आ रहा हूँ, वीर कुंवर सिंह का स्मारक है, घोषित हाँ, है, वहाँ आ रहा हूँ। यह बात जो बोले वहाँ आ रहा हूँ, तो यह लगा हम लोगों को सवालों का भी कि आप, जवाब होगा पूर्णिया में। हाँ, तो सवालों का क्या जवाब है? नहीं, फरिया लेना आप बोले नहीं थे, उसके बाद कटा हुआ था जो वीडियो हम लोग के पास आया था। मैं जो बोला हूँ, तो पूर्णिया आने के बाद फिर क्या बने, क्या समझा जाए, यही बात घोषित है। मैं पूर्णिया आ रहा हूँ, इन सवालों का जवाब वही होगा। एक सवाल में रहा इसमें और फरिया लेकिन देखिए, एक बात, 5 का जो सवाल, व्यक्ति अगर कोई गलती मानता है तो इसमें बुराई नहीं है, बड़प्पन है। इस देश में एक गांधी नाम के व्यक्ति हुए जो अपनी गलतियों से सबक लेके प्रायश्चित करके बड़े हो गए, विश्व मानव हो गए। मैं कहूँगा कि रामजी लाल सुमन को भी पूर्णिया सांसद से सबक लेना चाहिए और सॉरी बोलना चाहिए। क्यों नहीं निकल सकता बात थी। फिर बाबर और राणा सांगा का जंग क्यों हुआ?
और अगर राणा सांगा हार गए, अगर इब्राहिम लोदी हारे तो दिल्ली पर बाबर का शासन हुआ। लेकिन अगर बाबर से राणा सांगा हार गए तो मेवाड़ पर शासन बाबर का क्यों नहीं हुआ? वो युद्ध नीति की हार थी, पराक्रम की हार नहीं थी, वीरता की हार नहीं थी, युद्ध नीति की हार थी। तकनीक चेंज हो गया था। राणा सांगा तलवार से, भाले से, बर्छे से, तीर से लड़ रहे थे और बाबर के पास बारूद आ गया था, उनके पास तोपें थी, बंदूकें थी। और इतिहास में लिखा है कि राणा सांगा की सेना बाबर की सेना को तलवारों से गाजर मूली की तरह काटा। ये ऐतिहासिक सच है। और इन बातों को लेकर जो राणा सांगा हिंदुस्तान की अस्मिता का पहचान है, प्रतीक है, जो 100 में 99 युद्ध जीतता है, शरीर पर 84 घाव होते हैं, फिर भी मैदान में डटा रहता है, एक हाथ, एक पांव, एक आंख गंवाने के बाद भी जो दुश्मन के छक्के छुड़ाता है, ऐसे राणा सांगा पर सवाल करना सब और उनको गद्दार कहना, ये इतिहास के साथ मजाक है। एक हमारे इतिहास पुरुष महापुरुषों के साथ का अपमान है। और ये वक्त आ गया है संसद को अब बगैर समय गंवाए सख्त कानून बनाए और जो भी इस तरह किसी संप्रदाय, किसी जाति, किसी धर्म, किसी महापुरुष का अपमान करता है, उसको ठेस पहुंचाता है, आहत करता है, सामाजिक भाईचारे को लहूलुहान करता है और नफरत की खेतीबाड़ी करता है, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये वक्त का तकाजा है। इन मांगों को लेकर हम लोग 23 अप्रैल को समर्थन आप मेरी बात सुनिए, जो लाया उससे पूछिए, जो समर्थन किया उससे पूछिए। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, सेकुलरिज्म के झंडाबरदार 2010 में उसी संसद में बोले थे ये ढीला ढाला गुंज पुंज बिल है और सख्त कानून की जरूरत है, बहुत मिसयूज हो रहा है। कौन बोले थे? लालू प्रसाद जी बोले थे 2010 के इसी संसद में। और उन्होंने उदाहरण दिया था बेबी रोड का, उन्होंने डाक बंगला का, अन्य जगहों का। सिर्फ पटना में कितना दुरुपयोग हुआ है, आप उनसे पूछिए ना, जो लोग समर्थन दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं उनसे। ये उचित है कि नहीं ये बताइए, ये मुनासिब हुआ कि नहीं? वो आप समीक्षा कीजिए, वो इतिहास समीक्षा करें। सर ये है विपक्ष अभी आरोप लगा रहा है कि सरकार कोई और चला रहा, अधिकारी जो पीछे चला रहे हैं, सही नहीं है। चलिए, जब वो साथ थे उनसे पूछिए जो सवाल। जब वो साथ थे तब कौन सरकार चला रहे थे? नीतीश कुमार चला रहे थे कि कोई और चला रहे? देखिए, खट्टे अमरूद कौन खाए? जब निकलेंगे तो कहेंगे पलटू चाचा, हम जान रहे भोलटू और भतीजा लोगों को जो घुलट घुलट के जाता है डिप्टी सीएम बनने के लिए, जाता है कि नहीं जाता? और कहते हैं पलटू चाचा। तो तब जब साथ होते हैं तो चाणक्य होते हैं, मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक रहता है, विकास पुरुष होते हैं, हटते ही भाषा चेंज हो जाती है।